दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 अध्याय 3 में देखिए क्या पढ़ना है। अपवाह। क्या पढ़ना है? अपवाह। तो समझते हैं। सबसे पहले तो अपवाह शब्द को ही जानते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। भारत के भौतिक मानचित्र को देखने का रहा है फिजिकल, है ना, मैप को। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक प्रवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसे ये जल विभाजक का ये मैप दिया हुआ है, ये बीच में जो उठा हुआ भाग है और इधर इन दोनों तरफ है ना धारा है, तो ये जल विभाजक का काम किया। अब कह रहा डू यू नो, है ना, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं, मतलब सालों भर इसमें जल होता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है ना, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। बरसाती नदी में क्या है कि केवल वर्षा का जल रहेगा, लेकिन ये बारहमासी नदियाँ जो है, जो हिमालय से जो निकलती है, तो यहाँ ऊपर में जो हिम है उससे भी इसमें पानी आता है, हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती है। कह रहा है कि हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्रा पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। अब जानेगा कि गौरज क्या होता है, तो घाटी ही मान लीजिए, लेकिन इसका निर्माण पानियों से हुआ है ना। ये तेज धारा जब आती है तो ये पहाड़ों को काटकर ये जो है ना गौरज का निर्माण की है। अपवाह प्रतिरूप जान लीजिए। अपवाह प्रतिरूप, एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्थ शैल संरचना पर आधारित है। यह द्रुमाकृत, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप है। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियां मुख्य नदी के समकोण पर मिलती है, मुख्य नदियों के से समकोण पर मिलती है, तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित करता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संघीय शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। और ये प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर पर
या जब केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। ये कुछ चित्र दिया हुआ है, इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए। द्रुमाकृतिक अपवाह, मुख्य धारा, सहायक नदियाँ 90 डिग्री पे आके मिलती है, जैसा कि इसमें बोला जा रहा था। अवरोधक है ना, अब जालीनुमा अपवाह है, और फिर ये आयताकार अपवाह और ये अरीय अपवाह। देखिए यहाँ इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण यहाँ से है ना, निर्माण लंबे समय के रास्ते तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। आगे मैप में दिया हुआ है, यहाँ देखिए नदियों का स्रोत जो है, सबसे ऊपर नदियों का स्रोत देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए नदियाँ कैसे निकलती है, और अपने है ना शुरुआती से लेकर अंत तक में टोटल 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे ऊपर जहाँ से वो निकलती है, ऊपरी भाग, मध्य भाग और सबसे निचला भाग, यहाँ से नदियाँ निकलती है। और यहाँ देखिए ये गोखुर झील क्या होता है, तो जानवरों के खुर जैसा जो है ना नक्शा बनाता है, जानवरों के खुर जैसा जो है ना दिखता है, वो गोखुर झील हुआ। फिर ये निचला, सबसे नीचे में क्या है, डेल्टा, मुहाने पे क्या है, डेल्टा बनाती है। ये विसर्प है ना, पूरा सर्पिला विसर्प, ठीक है। कह रहा है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। सामान्यतः क्या होती है ना, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी नदियों में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। किस तरफ? पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। याद रखेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। ये लंबी है और अनेक और महत्वपूर्ण है, और इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहते हैं, मतलब नदियों का जाल, नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसमें से एक क्या है? सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ? मानसरोवर झील के निकट में तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू, यह नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदियाँ पश्चिम में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज आप लोग देखे होंगे, का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि जॉस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में आकर मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान
गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में ये मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता सिंधी के, देखिए कह रहा है कि है ना, सिंधु जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी पर कर्म के संपूर्ण जल का केवल 20%, भारत कितना यूज करता है इस नदी का, केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे, ये देखिए मैप दिया हुआ है ना, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ये आप भारत का नक्शा जिसमें कि आपको दिखाया गया है नदी, भारत की प्रमुख नदियां एवं झीलें दिखाई गई हैं। क्लियर है? देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यमुना जो है इलाहाबाद में गंगा मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। ये सब घाघरा, गंडक, कोसी ये सब नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती है। बाढ़ तो आती है लेकिन मिट्टी को उपजाऊ भी तो बनाती है ना। जैसा कि अपने उत्तर बिहार में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। कौन कौन सा है? चंबल, बेतवा और सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के पूरब में इस तरफ पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह गंगा जो है डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। नदी दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है। भागीरथी हुगली जो कि इसकी एक वितरिका है, हुगली की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली एक बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है।
सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। देखें, है ना, चित्र कह रहा है 3.4 देखने के लिए। अब आप लोग को हम बार बार चित्र दिखाएं। चित्र ये देखें, है ना, 3.4 ये है, इसको कह रहा देखने के लिए। गंगा की लंबाई इसमें दिखाया है ना, 2500 किलोमीटर से अधिक। वही कह रहा गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? इसके अपवाह तंत्र को पहचानने का रहा है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। प्रत्येक 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट पूछ देगा कितना, तो 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते। विसर्प, ये सर्पिलाकार जो था विसर्प, ये देखिए विसर्प, ये हुआ आपका विसर्प। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतर भाग जो है भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। हिमालय के पैरेलल है ना, समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर, इसकी लंबाई 7,757 मीटर है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी में यू जैसा है ना, अंग्रेजी में यू आकार होता है, अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिहांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब कह रहा है कि क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत क्या है? एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट का मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से होकर बहती एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा नदी की सतह बढ़ जाती है। सिल्ट होने से नदी का जो है ना सतह बढ़ जाएगा। यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। सिल्ट होने से देखिए उसकी है ना जल स्तर बढ़ जाएगा और बार बार अपनी मार्ग में परिवर्तन लाएगा। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग
की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदियां? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख है ना, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। ये क्या है? आकार में उससे कंपेरिजनली छोटी है। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट, मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गर्ज से बहती है तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से बहती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। पूछ देगा धुआंधार जलप्रपात है ना, जलप्रपात नहीं प्रपात है ना, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी एवं इनमें से बहुत छोटी है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। 90 डिग्री पे आके मिलती है मुख्य धारा में। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा द्रोणी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ? तो आपको मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ताप्ती द्रोणी इसी कड़ी में आगे क्या है? ताप्ती द्रोणी, सॉरी ताप्ती नहीं, तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियां की लंबाई बहुत कम है, इसलिए तटीय लंबाई है ना, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। इन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। गोदावरी द्रोणी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम बंगाल की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में है। शेष 50% में मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा एवं पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आकार में बड़े होने के कारण इसे दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है महानदी का, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। महानदी की द्रोणी की लंबाई कितना? 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। आगे क्या है इस कड़ी में? कावेरी द्रोणी। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के
ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। याद करना क्या है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। उस 71% का 97% भाग लवणीय है। टोटल जल का 97% भाग लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। उस स्वच्छ जल जो 3% है उसका भी 3/4 क्या है? 3 हिस्सा हिमानी के रूप में है। नेक्स्ट क्या है? झीलें। कश्मीरी घाटी एक प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा डल झील में जो नाव चलता है, डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित होते हैं जितना कि वे आज क्या करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पर्यटक के अलावा अन्य कारणों से भी देखा जाए तो झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाती है उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है? बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत एवं अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। मोस्टली क्या है? अस्थायी होता है। कुछ एक झील में ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में पानी होती है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क द्रोणी की अर्थ क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिम नदियाँ एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गौखुर झील का निर्माण करती है। स्विफ्ट तथा वार इसी को रोधिका कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी मौसमी होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब
हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी के हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकताक झील, बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं, है ना। लोकताल झील, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियां पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण होता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना पे क्रियाकलाप। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। आप लोग एटलस यदि रखे हुए होंगे तो, है ना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को भी रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा इनमें मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यह कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नव संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियाँ का बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ सिंचाई, नव संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। नदी में यह गुण होता है कि वो खुद को स्वच्छ खुद कर लेता है, तो इस गुण को वो प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल प्रवाह 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषण जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। राष्ट्रीय नदी संयोजन योजना NRCP गंगा कार्य परियोजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में प्रारंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम
चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक्सरसाइज 3 अध्याय 3 में समाप्त हुआ। इस कड़ी का ये तीसरा वीडियो है। पूरे है ना, अध्यायवार जा रहा है, एक एक लाइन पढ़ते हुए। यदि सेशन आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक तो करेंगे ही साथ, और मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।